हम देख रहे हैं सेकंड यूनिट बेलमेंट एंड प्लेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 1 ऑफ इंटरमीडिएट लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैप्टर का ओवरव्यू दिया है। व्हाट इज बेलमेंट? द वर्ड बेलमेंट हैज derived from the French word bélier. What is bailment? The word bailment has been derived from the French word bélier, which means to deliver. Bailment etymologically means handing over या फिर चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब ऐसा कि आपने किसी को पोजीशन दिया गुड्स की, किस लिए? उसे वापस लेने के लिए। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। कोई एक बंदा किसी और को डिलीवरी दे रहा है। क्या दे रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। किस चीज की? गुड्स की। फॉर द पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शॉल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। क्या किया जाएगा? जिस पर्पस के लिए दिया है, पर्पस कंप्लीट होने पे गुड्स को वापस दे दिया जाएगा। टू डायरेक्शन ऑफ द और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। किसकी डायरेक्शन पे? जिसने दिया है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवर्ड देम। द प्रोविजन, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। जो दे रहा है वो बेलर, और जिसको ट्रांसफर किया गया है, डिलीवर किया गया है, वो बेली। सीधे सीधे याद रखने का इजी कॉन्सेप्ट है, इजी रास्ता है। जैसे हम देखते हैं, जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर, और जिसे ट्रांसफर किया गया है वो ट्रांसफरी। तो वहीं पे यहाँ पर दे दिया है नाम बेलर, और जिसे ट्रांसफर हुआ है उसे क्या कहा है? बेली। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर एक्स डिलीवर्स हिज कार टू रिपेयर टू वाई। एक्स ने वाई को किस लिए दिया? कार रिपेयर करने के लिए। अब वाई क्या करेगा? रिपेयर करके कार वापस कर देगा एक्स को। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स हो गया बेलर, और जिसे कार दी गई है रिपेयर करने के लिए, जिसे पोजीशन दी गई है, वो बेली। एक्स इज द बेलर एंड वाई इज द बेली। एक्स डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू वाई। एक्स ने वाई को कपड़े का पीस दिया, किसको? टेलर को। टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट, सूट सिलने के लिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक्स ने दिया इसलिए एक्स क्या हो गया? बेलर, और जो टेलर है उसको क्या बोलेंगे? बेली। उसको पोजीशन मिली है टेलर को, उसका काम क्या है? ड्रेस सिल के सूट वापस कर देना। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के भी इसेंशियल कुछ एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट रहने पे ही उसे हम क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दिए हुए हैं, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, वो सब यहाँ पर क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? वैलिड रहने चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड रहे, बोल के किया रहे, या फिर इम्प्लाइड रहे। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बस एक चीज है कि वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो चलेगा। इज नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। रहा तब भी चलेगा, कंसिडरेशन दिया नहीं रहा तब भी। डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेकंड इसेंशियल क्या है टर्म? एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेकंड डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स। अब आप पोजीशन किसकी ट्रांसफर कर सकते हो? मूवेबल गुड्स की। एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। द डिलीवरी ऑफ पोजीशन द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ऑफ फॉलोइंग काइंड। या तो एक्चुअल डिलीवरी दे दे या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दे। क्या फर्क है दोनों में? When the goods are physically handed over to the belly by the baler, that is delivery of a car for repair to the workshop। क्या किया? फिजिकली डिलीवर कर दिया, खुद लेके जाके कार छोड़ के आया, तो क्या हुआ? एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वेयर द डिलीवरी इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग दैट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन द पोजीशन ऑफ belly or of any person authorized to hold them on behalf of on his behalf। Example, delivery of key of car।
अब क्या करें, आप सिर्फ की ऑफ कार डिलीवर कर रहे हैं टू वर्कशॉप डीलर फॉर रिपेयर ऑफ द कार। कार को रिपेयर करने के लिए सिर्फ कार की कीज दिया, उससे क्या हो गया, समझ में आ गया कि क्या करना चाह रहे हैं, आप कार देना चाह रहे हैं रिपेयर के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या उसे डिलीवरी गुड्स मानेंगे? यस मानेंगे। उसे कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें एक्चुअल फिजिकल कार जाकर नहीं दिया, सिर्फ कार की दिया, कार वो उठा के ले जाएंगे, तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। पर्पस, द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस से दिया गया। द पर्पस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो गुड्स दे रहे हैं किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड पर्पस के लिए दे रहे हैं। पोजीशन, इन बेलमेंट द पोजीशन ऑफ द गुड्स चेंजेस ऑफ पोजीशन कैन बी हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी और बाय एनी एक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बेली। क्या बोलता है, पोजीशन होनी चाहिए किसके पास, बेली के पास में। चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन फिजिकल डिलीवरी और एनी एक्शन विच हैज इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बेली। बेली के पोजीशन में जाना चाहिए। द चेंज ऑफ द पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होना, मतलब किस हैंडल करने उसके हाथ में होना, यूज कर पाना। इन द बेलमेंट द बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, बेलर जिसके गुड्स है ओनरशिप उसके पास ही रहेंगी। एज देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप where a person is in the custody without possession he does not become a bailey। अगर कस्टडी नहीं मिली है तो बेली बन सकता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सर्वेंट ऑफ मास्टर हु आर इन कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर डू नॉट बिकम द बेली। अगर कोई सर्वेंट है, ठीक है, कोई सर्वेंट है और उसके पास में किसी गुड्स की भले ही पोजेशन है, कस्टडी है, लेकिन इसका मतलब क्या वो बेली है क्या? नहीं। सिमिलरली डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक लॉकर में जाके क्या किया, सिर्फ अपना सोना रख के आए हैं, आपके गहने ज्वेलरी रख के आए हैं, तो ये क्या है, बेलमेंट है क्या? नहीं, बेलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कस्टडी दिया है। बिकॉज द ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन द लॉकर whose key are still with the owner, क्योंकि उसकी कीज आपके पास ही है, आपने सिर्फ कस्टडी दिया है उसकी, न कि पोजीशन। एंड नॉट विद द बैंक, द ऑर्नामेंट्स आर इन द पोजीशन ऑफ द ओनर दो केप्ट इन द लॉकर एट द बैंक। क्लियर है? तो पोजीशन होना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ गुड्स। उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि गुड्स क्या होने चाहिए, यूज होने के बाद में रिटर्न कर देना चाहिए। बेली इज ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन और may be altered as the beller's direction. It should be noted that exchange of the goods should not be allowed. Bailey cannot deliver some other goods, even not those of the higher value. Deposit of money in the bank is not a bailment since the money returned by the bank would not be identical currency note. क्या बोलता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स, लेकिन रिटर्न ऑफ गुड्स कौन से गुड्स? सेम वो गुड्स जो आपने दिए हैं, न कि कोई और। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर क्या बोलता है कि बैंक में जैसे आप पैसा जाके डिपॉजिट किए, तो बैंक में बैंक वाले क्या करते हैं, वो क्या आपने जिस नंबर की कैश दिया उसी नंबर की कैश आपको वापस देते हैं क्या? नहीं, कोई भी रैंडम कैश उठा के देते हैं उनके पास में जो अवेलेबल रहे, और आपकी कैश जहाँ जरूरत है वहां यूज कर लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ क्या? नहीं। रिटर्न ऑफ गुड्स, बेली इज ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द गुड्स। गुड्स रिटर्न करने के लिए लायबल रहेगा कौन? बेली, जिसे फिजिकली उसकी पोजीशन ट्रांसफर हुई है। द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन और मे बी अल्टर्ड एज पर द बेलीज डायरेक्शन। एक तो सेम फॉर्म में दिया जाएगा, या तो फिर सेम फॉर्म में दिया जाए गुड्स, या फिर क्या हो, जो बेलर है वो डायरेक्शन दे कि उसे अल्टर करके दे। फॉर एग्जांपल जैसे स्टिचेस का केस देखा था हमने, ऊपर एग्जांपल देखा था कि आपने किसको दिया, दर्जी को दिया सिलने के लिए, ठीक है, टेलर को दिया, तो वो उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन किसके डायरेक्शन पे? बेलर के, जिसकी ओनरशिप है। तो या तो फिर सेम फॉर्म में रहे, या फिर क्या रहे, अल्टर्ड हो जाए बेलर के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि हम कार रेंट पे लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट
आप उसकी कार में बैठ रहे हो, या तो एक्सप्रेसली आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे या फिर इम्प्लाइडली, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप उसे उसके बदले में क्या देंगे, रेंट देंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, कार आपको मिली, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। पर्पस के लिए, यस। आपको कोई काम है, आपने उसके लिए लिया है, कहीं जाने के लिए लिया है। पोजीशन, आपको फिजिकल डिलीवरी मिली, यस मिली, फिजिकल डिलीवरी। इस केस में अब क्या हो गया, रिटर्न ऑफ गुड्स, आपका यूज होने के बाद में, ट्रिप कंप्लीट होने के बाद में आपको कार वापस देना है। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यस। तो इस केस में अगर आपने कार रेंट पे लिया तो आप क्या है, आप हो गए हो बेली। और जिसकी कार है ओनर, ओनर क्या कहलाएगा, बेलर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसी चीज है जो डे टू डे लाइफ में आप डेली कर रहे हो, ठीक है, कभी ना कभी कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस टर्म को बेलर बेली का कंसेप्ट बोला जाता है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाता है। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जांपल आपके डेली लाइफ में ध्यान में आएंगे जो कि आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सेटिस्फाई होते हैं, जिसकी कंडीशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट, अब इसमें अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट दिए हैं, अलग अलग टाइप्स। डिलीवरी ऑफ, फर्स्ट वन, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज। किसके लिए दी है डिलीवरी, बेलर के खुद के यूज के लिए, बेली के नहीं, बेलर के यूज के लिए दी हुई है, उसके पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, कार रिपेयर के लिए दिया। गुड्स, सेकंड पॉइंट, गुड्स गिवन टू फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। किसको दिया, गिवन टू फ्रेंड विदाउट चार्ज। हमने देखा था इसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो चलेगा। हायरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स हायर किया, कार हायर किया। डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ लोन। कुछ गुड्स आपने किसको दे दिया, क्रेडिटर को, बैंक को दे दिया, काय के लिए, एज अ सिक्योरिटी। बाद में डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर विदाउट, विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन। गुड्स दिया आपने किस लिए, रिपेयर करने के लिए, विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन। डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फॉर कैरियज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टर को दिया गुड्स, ठीक है, आपकी डायरेक्शन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो भी टाइम आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड द बेलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लेकिन किसके बेसिस पे, रिवार्ड, रिवार्ड मतलब कि कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट वन क्या बोलता है, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। द वर्ड ग्रेटिट्यूस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज। ये क्यों किया गया, फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट कंसिडरेशन। सो द ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इज वन व्हेन द provider of service does it gratuitously, that is free of charge. Such bailment would be either for exclusive benefits of bailor or bailee. अब वो बेनिफिट किसको मिल सकता है, या तो बेलर को या फिर बेली को, दो में से किसी एक को भी मिला तो चलेगा, यस। नॉन ग्रेटिटियस मतलब कि इसमें फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन्स वेयर बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट, बोथ को क्या होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट, दोनों पार्टी को, बेलर को भी और बेली को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। कैसे, कार रिपेयर के लिए दिया, जिसने कार रिपेयर किया उसको पैसा मिल गया, कार रिपेयर करने वाले को कार रिपेयर करके मिल गई। तो यहाँ ये क्या हो गया, नॉन ग्रेटिटियस हो गया। वहीं पे अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, लवीना को लैपटॉप की जरूरत थी क्लास के लिए, मैंने लवीना को लैपटॉप यूज करने दिया 15 दिन के लिए। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। 15 दिन बाद लवीना का काम हो गया, उसने लैपटॉप रिटर्न कर दिया। ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ये एज अ, मेरे फ्रेंड को सपोज करो मैंने विदाउट एनी चार्ज, इसमें मुझे कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं, लेकिन लवीना को बेनिफिट, उसको जो काम था उसका काम कंप्लीट हो गया, तो इसे कहा जाएगा ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, ठीक है। बेलमेंट कितने टाइप के हैं, दो टाइप का। फर्स्ट वन ग्रेटिट्यूस, नॉन ग्रेटिट्यूस। इसमें ग्रेटिट्यूस में भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ, या तो बेलर को मिल रहा है बेनिफिट या फिर बेली को मिल रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड द बेली। और ग्रेटिट्यूस किसके लिए रहेगा, दोनों के बेनिफिट के लिए, बेलर भी और बेली की। अब इसमें मैंने बेली का बेनिफिट बताया, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल दिया, लैपटॉप टू लवीना, ठीक है। यहाँ पर कार रिपेयर का एग्जाम्पल दिया। अब एक इसका भी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने, आपका फ्रेंड है, उसकी मोबाइल शॉप है,
आपने उसको बोला कि मोबाइल रिपेयर करके दे, उसने मोबाइल रिपेयर कर दिया, आपसे पैसा ही नहीं लिया, यार दोस्त है कैसे पैसे लूटे उसे, ठीक है। तो अब इसमें मोबाइल किसका है, आपका है, आप क्या हो गए, बेलर। आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपको मोबाइल बना के मिला, उसने गुड्स रिटर्न कर दिया आपको बनाने के बाद, लेकिन कुछ चार्ज लिया क्या, नहीं। तो किसे फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, तो इसलिए किसके बेनिफिट के लिए हो गया, बेलर के बेनिफिट के लिए। ये एग्जांपल लिख लो, आपको याद आएंगे, प्रॉपर रिकॉल कर पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, द ड्यूटीज ऑफ बेलर आर spelled out in number of sections. These are categories under the following heading. देखते हैं वन बाय वन। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। सबसे पहले बेलर की ड्यूटी क्या है कि डिस्क्लोज करे, डिस्क्लोज द डिफॉल्ट इन द गुड्स। जो भी गुड्स वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट है, कुछ फॉल्ट है, तो वो ऑलरेडी बता दे बेली को। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज, उसकी ड्यूटी है टू द बेली फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, इसका बेलर को ऑलरेडी नॉलेज है, एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, और जो क्या कर रहा है, मटेरियली इंटरफेयर कर रहा है उसके यूज से। फॉर एग्जांपल, कार आपको चलाने के लिए आपने रेंट पे लिया, ठीक है, आपने कार रेंट पे लिया, और कार के ब्रेक ढीले है, और उसने आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कार में हवा कम है, आप जाने वाले हो लॉन्ग रूट पे, आपको उसने बताना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो ऑलरेडी बताना चाहिए, क्योंकि इन अगर यूज करते समय आपको कुछ इशू होता है, कुछ लॉस होता है, तो फिर उसके लिए कौन लायबल रहेगा, बेलर लायबल रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी बताना, उसने बताया नहीं। कोई ऐसी चीज जो कि मटेरियली इंटरफेयर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, वही बताना है। और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क में डाल रहा है बेली को। एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच डिफॉल्ट। क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली, अगर उसने क्या किया, डज नॉट मेक, डज नॉट डिस्क्लोज, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा डैमेज करने के लिए। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, अगर हायर के लिए दिया है गुड्स, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिफॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। अब आपने क्या किया, गुड्स क्या किया, हायर पे दिया, कार का एग्जांपल। अब भले ही उसको पता था या नहीं पता था, लेकिन फिर भी अगर बेली को डैमेज हुआ, क्योंकि अब वो रेंट ले रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे मेंटेन करना था प्रॉपर, अगर नहीं किया तो इस केस में क्या रहेगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी लॉस होगा वो भर के देने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल वन, ए लैंड अ हॉर्स, ए ने क्या किया, हॉर्स दिया किसी को, विच ही नोस टू बी विशियस, मतलब क्या है, शैतान है ना। किसको दिया, बी को दिया। बी डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट हॉर्स इज विशियस, द हॉर्स रन्स अवे, घोड़ा भाग गया, बी थ्रोज एंड इंजर्ड, बी को फेंक के घोड़ा भाग गया। अब क्या हुआ, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेजेस सस्टेन्ड, तो उसकी जो भी मलहम पट्टी रहेंगी, जो भी उसको डैमेजेस हुए रहेंगे, तो वो किसको करा के देना पड़ेगा, ए को। क्यों, क्योंकि उसने घोड़ा दिया था और उसको पता भी था कि घोड़ा शैतान है, ठीक है। ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, ठीक है, गाड़ी वगैरह लिए कैरेज जो भी है, द कैरेज इज अनसेफ, कैरेज अनसेफ है, दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। अब बी को नहीं पता है, एंड ए इज इंजर्ड, बी को भी नहीं पता था कि अनसेफ है, लेकिन ए इंजर्ड हो गया, तो फिर क्या हुआ, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हायर का केस हो गया। हायर के केस में क्या होता है, आपको उसका नॉलेज रहे या ना रहे, आपको लॉस भर के देना है, आपको मतलब बेलर को। द कंडीशन फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बेलर आर, द बेलर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड द बेली शुड नॉट अवेयर। क्या बोलता है, द बेलर शुड हैव नॉलेज, बेलर को क्या होना चाहिए, खुद को नॉलेज ऑफ
डिफेक्ट होना चाहिए और बेली को नहीं होना चाहिए, बेली नॉट अवेयर। ठीक है, द डिफेक्ट इन द गुड्स मस्ट बी सच एज एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। और डिफेक्ट कैसा होना चाहिए, छोटा मोटा डिफेक्ट नहीं। अब कार में बैठे, कार में सपोज करो म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो ये कोई रिस्क है क्या उसको? नहीं। लेकिन वहीं पे ब्रेक फेल है तो एक्सटर्नल रिस्क है, या फिर मटेरियली इंटरफेयर कर रहा है, या फिर मटेरियल ऐसा उसको यूज करने से रिस्क है, ऐसा इस टाइप का। अब एक केस लॉ दिया हुआ है इन हैमन एंड वाइफ वर्सेस नाय एंड सन 1881। A hired from B a carriage along with a pair of horses and a driver for specific journey। किसी जर्नी के लिए लिया घोड़ा गाड़ी। During the journey, a bolt in the under part of the carriage broke away। एक तो यहाँ जो केस लॉ दिया हुआ है इसमें क्या बोलता है, ए हायर्ड फ्रॉम बी कैरेज अलोंग विद अ पेयर ऑफ हॉर्सेस एंड ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक जर्नी। घोड़ा गाड़ी लिया ड्राइवर के साथ में किसी जर्नी के लिए। ड्यूरिंग द जर्नी अ बोल्ट अंडर पार्ट ऑफ द कैरेज ब्रोक अवे। कोई बोल्ट टूट गया उसका। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द कैरेज बिकम अपसेट एंड ए वाज इंजर्ड। इट वाज हेल्ड दैट बी वाज लायबल टू पे डैमेज to A for the injury sustained by him. The court observed that it was bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose of for which is hired. Sometimes the goods built are of dangerous nature exclusive. In such case, it is the duty of bailor to disclose the nature of the goods. अब ये सेकंड केस लॉ है, इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट वाले में क्या बोलता है कि भले ही जिसने जो बेलर है कार रेंट पे दिया, घोड़ा गाड़ी रेंट पे दिया है, उसे खुद नहीं पता है, लेकिन तब भी इनकेस कोई डैमेज होता है तो किसकी ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है, जो भी नुकसान होगा वो भर के देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि कोई रोड एक्सीडेंट होता है या फिर एरोप्लेन में फ्लाइट वगैरह का एक्सीडेंट होता है, तो जो भी उसमें पैसेंजर रहते हैं जिनको इंजरी होती है, तो उसको अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट मुआवजा देती है, भरपाई करके देती है, तो वो बेलर बेली के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। समटाइम तो और ये सेकंड वाले एग्जांपल में क्या बोला हुआ है कि अगर डेंजरस नेचर का है, एक्सक्लूसिव है, तब भी उस केस में क्या है, ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज। बेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज कर दे। ये किस केस लॉ में कहा गया है, ग्रेट नॉर्थर्न ट्रेड केसेस। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस सेक्शन 158। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ड्यूटी ऑफ बेलर। अभी अपन ने इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखा है, डिस्क्लोज द डिफॉल्ट इन द गुड्स। गुड्स में अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो बेलर को बताना चाहिए बेली को। उसमें सेकंड पॉइंट है ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन upon them by the bailey for the bailor, and the bailey is to receive no remuneration gratuitous bailment। अगर बेली को कोई क्या हो रहा है, कोई रेमुनेशन नहीं मिल रहा है, बेली के लिए ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है। बेलर शॉल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment। However, in case of non-gratuitous bailment, the bailor is liable to pay extraordinary expenses। नेक्स्ट, सबसे पहले जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, बेलर ने बेली को दिया कोई गुड्स यूज करने के लिए, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, और बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिला है, तो उस केस में अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया बेली ने जो कि नेसेसरी था, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके यहाँ पे डॉग है, ठीक है, आपके यहाँ पे डॉग है, आपने क्या किया, आप जा रहे शादी में, आपने आपके डॉग को, आप हो ए, ठीक है, बी के पास आपका डॉग आप छोड़ के गए, ठीक है, आप कौन हो गए, बेलर, और ये कौन हो गया, बेली। अब जिस पीरियड में आप गए हुए हो उस पीरियड में आपका डॉग बीमार पड़ गया, वो आपके डॉग को किसके पास ले गया, डॉक्टर के पास। बेली ने क्या कर दिया, बेली ने आपके डॉग के लिए खर्चा कर दिए 200 रुपए। अब जब आप रिटर्न आओगे तब आपकी क्या ड्यूटी है कि आप जो बेली ने
नेसेसरी एक्सपेंस की आप उसको क्या करो, रिइंबर्स करो। क्यों? क्योंकि बेली ने जो आपका डॉग पाला वो किस पर्पस के लिए पाला है? विदाउट रेम्यूनरेशन, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में पाला है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आपने ये डॉग आपके बाजू वाले पड़ोसी को न देके, उसके पास न रख के, सपोज करो बी लिमिटेड कोई कंपनी है जिनका काम ही है डॉग की केयर करना, ठीक है, और वो इनकेस कोई अपना डॉग कुछ दिन के लिए डिपॉजिट करके जाना चाहे तो करके जा सकते हैं। अब इस केस में उनके कस्टडी में अगर डॉग बीमार हुआ तो इस केस में जो उसके नेसेसरी एक्सपेंस है वो तो वो ले ही लेगा, जो उसका फूड वगैरह है वो ले लेगा। लेकिन अगर अपन मानते हैं कि डॉग का बीमार होना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो फिर रियम्बर्स करेगा, अगर अदरवाइज उन्हें रियम्बर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर नेसेसरी एक्सपेंस रहेंगे उसमें कंसिडर करेंगे तो फैक्ट ऑफ द केस देखते हुए वो डिसाइड होगा। तो क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में नेसेसरी एक्सपेंस और नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में क्या चीज होंगी? सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रियम्बर्स करेगा बेलर टू द बेली। एग्जाम्पल, ए हैड अ टैक्सी फ्रॉम बी, मैंने क्या किया, टैक्सी लिया बी से फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम द नोएडा। ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर डिफेक्ट ऑकर्ड इन द इंजन, इंजन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ए हैड टू पे 5000 एज अ रिपेयर चार्जेस। अब क्या हुआ, आपने टैक्सी भाड़े पे लिया, रेंट पे लिया। अब वर्धा से आप नागपुर जा रहे हो, उतने में क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई। आपने उसको बनाया, 5000 रुपये खर्चा किया, तो जिसकी गाड़ी आप उससे रिकवर करेंगे, यस, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। अब वहीं पे उसमें हवा भरना है, पेट्रोल भरना है, और आपने रेंट पे सिर्फ गाड़ी लिया है, पेट्रोल और बाकी खर्चे आपके तरफ है, तो वो क्या है, नेसेसरी एक्सपेंसेस है, वो रिइंबर्स करेंगे क्या? नहीं। These are extraordinary expenses and it is the beller's duty to bear such expense. However, usual and ordinary expenses for petrol, toll tax, etc. are to be borne by the belly itself. ये क्या हो गए? बाकी एक्सपेंसेस नेसेसरी एक्सपेंसेस है, तो वो आपको रिइंबर्स करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। इंडेमनीफाई करेंगे किसको? बेली को, फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन मतलब जितना बोला गया उससे पहले ही खत्म हो गया। द बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड रिसीव्ड where he had lent the goods gratuitously and disuse to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। मतलब क्या बोलता है कि अगर बेलर को, बेलर ने गुड्स दिया और प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो उस वजह से बेली को जो भी लॉस होगा वो कौन भर के देगा? इंडेमनीफाई कौन करेगा? बेलर इंडेमनीफाई करेगा। बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। बेनिफिट जो उसको मिले उससे ज्यादा उसको लॉस हुआ है तो वो इंडेमनीफाई होंगे। वेयर ही हैड लेंट द गुड्स ग्रेटिट्यूसली एंड डिसाइड टू टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लवीना का लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। बेलमेंट है, ठीक है, बेलमेंट है, ग्रेटिट्यूस है, यस है, ठीक है। अब मैंने लवीना को 15 दिन की क्लास के लिए मैंने दे दिया लैपटॉप, 15 डेज के लिए बोल के, ठीक है ले ले। यहाँ पे अगर मैं 10 दिन में खड़ा हो जाता कि मुझे लैपटॉप वापस दे, मुझे काम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। बात कितने की थी? 15 दिन की, मैंने 10 दिन में वापस ले लिया। अब इसने इसे 10 दिन में जितना यूज किया, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन में इसने यूज किया, इसके बाद 5 दिन की गैप के लिए इसे 500 रुपये देके किसी से रेंट पे लेना पड़ा, ठीक है, 5 दिन के लिए रेंट पे लेना पड़ा। तो फिर अगर मैं मेरे लैपटॉप का यूज की कॉस्ट अगर सपोज करूँ करूँ बोलूँ कि 100 रुपए है, तो फिर लवीना क्या बोलेंगी? बाहर से मेरे को 500 रुपये खर्चा आया, आपका मैंने यूज किया 100, 400 रुपये मेरे को भर के दो सर। समझे? तो ये होगी चीज कि इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेलर को अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है, बोले हुए पीरियड से पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। तो बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली,
क्या कहता है, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर द फॉलोइंग, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस। बेलर क्या करेगा, कोई भी जो लॉस हो रहा है वो भर के देगा बेली को, विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव द डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम डिफेक्टिव टाइटल इन द गुड। क्या बोलता है कि बेली को लॉस हुआ है, किस वजह से, किस रीजन से, द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। आपने क्या कहते हैं, कार हायर पे लिया 2,000 रुपए में, वर्धा टू नागपुर, ठीक है। अब रात में आपने फाइनल कर दिया कार वाले से, मॉर्निंग में कार वाला बोलता है मैं कार नहीं दे पाऊंगा। टाइम पे आपने दूसरी कार किया, आपको 2500 रुपये खर्चा है, तो जो 500 रुपये ऊपर के आपको भरने पड़े, आप वो क्या कर सकते हो, इंडेमनीफाई करके ले सकते हो पुराना जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। और दूसरा ये है कि बेलर की ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है क्या, कि उसको गुड्स वापस लेना है या फिर डायरेक्शन देना है कि क्या करना है इस गुड्स का। ऐसा नहीं कि एक बार गुड्स दिया, सपोज करो यूज करने के लिए कोई चीज दिया और वो खराब होगी तो फिर वो बेली के ऊपर वो डाल दे, ऐसा नहीं है। उसे बेलर को या तो रिटर्न लेना है या फिर डायरेक्शन देना है कि उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न them after the time of bailment has expired or the purpose of the bailment has been accomplished. If the bailor refuses to take the delivery of the goods when it is offered at the proper time, the bailee can claim the compensation for necessary expenses incurred for the safe custody। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि डॉग का एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला हम जा रहे बाहर शादी में 5 दिन के लिए, आप हमारे डॉग को केयर करो, ठीक है, बाजू वाले को देखे गए मिस्टर बी को। अब क्या हुआ, हम शादी से रिटर्न आ गए, 5 डेज में ही रिटर्न आ गए, बी ने बोला भी कि आपका डॉग वापस ले लो, हमने फिर भी डॉग नहीं लिया, हमने उसको आगे 10 दिन तक के टोटल 10 डेज तक के उसके पास बाजू वाले के पास ही रहने दिया, बी के पास रहने दिया। तो जो 5 दिन की बात हुई थी और 10 दिन तक एक्चुअल रखा, इसमें जो डिफरेंस है 5 डेज का, कितने का डिफरेंस हो गया, 5 डेज का डिफरेंस हो गया। तो ये भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा, वापस भर के देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कि आप क्या करें, आप बेलर है तो आप क्या कर रहे हैं, बेलर टू रिसीव द गुड्स बैक व्हेन बेली रिटर्न, जब वो रिटर्न करने जाएगा तब, देम आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट हैज एक्सपायर्ड, 5 दिन में खत्म हो गया टाइम, 5 दिन में आपको वापस लेना था गुड्स, और द पर्पस ऑफ बेलमेंट हैज बीन अकम्प्लिश्ड इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी। अब वो डिलीवरी देना है, आपने नहीं लिया, of the goods when it is offered at the proper time, the bailee can claim the compensation for the all necessary expenses। compensate मांग सकते हैं आप all necessary expenses incurred for safe custody। एग्जांपल देखते हैं, X delivers his car to S। X ने क्या किया, S को कार दिया for 5 days for safe keeping। However, X did not take back the car for 1 month। और वो 1 महीने तक के लेके ही नहीं गया X। In this case, S can claim the necessary expense incurred by him for the custody of the car। तो 5 दिन के लिए रखे गया और कार ही नहीं लेके गया, तो जो भी खर्चे आए हैं वो उससे मांग सकता है। ड्यूटीज ऑफ बेली क्या बोलता है, अब आपने पहले कहा किसके देखा ड्यूटीज, पूरे बेलर के, अब किसके देख रहे हैं, बेली की ड्यूटीज। बेलर की ड्यूटीज में मेनली 4 पॉइंट बोले हुए हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेलर की सबसे पहले ड्यूटी क्या है, डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स, जो भी फॉल्ट है गुड्स में वो डिस्क्लोज करने हैं। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर ग्रेट्युटीज बेलमेंट है तो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर नॉन ग्रेट्युटीज बेलमेंट है तो। थर्ड है इंडेमनीफाई द बेलर फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अगर आपने प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेली को पैसा भर के देना पड़ेगा। और फोर्थ एंड लास्ट है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, उसमें सब पॉइंट दिया हुआ है, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस, कोई अगर लॉस हो रहा है तो वो, अगर आप किस वजह से लॉस हो रहा है, अगर आपने गुड्स रिसीव नहीं किया, या फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट।
ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेली। आगे देखते हैं, बेली की ड्यूटी क्या है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, सेशन एक्सपायर होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूटीज ऑफ बेली कवर करेंगे।